नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सिंह, आपकी होस्ट, आपको रोज़ कहानियाँ सुनाती हूँ। हिंदी साहित्य की कहानियाँ। हिंदी साहित्य के प्रत्येक पीढ़ी के रचनाकारों की कहानियाँ सुनाने का प्रयत्न करती हूँ। उसी प्रयत्न में मैं प्रसिद्ध और गुमनाम हर तरह के लेखकों को खोज कर उनकी कहानियाँ सुनाने का एक मेरा छोटा सा प्रयास रहता है। मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे आप श्रोताओं का पूरा सहयोग मिला है। जिस चाव से आप मेरी पाठन की हुई कहानियाँ सुनते हैं, वही तो मेरी ऊर्जा का स्रोत है। तो चलिए आज सुनिए हिंदी की समकालीन लेखिका कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई कहानी पार्क में लड़की। दिसंबर की ठिठुरती शाम थी। दिन भर बारिश होने से सड़कें धुलकर चमक रही थीं। रोज की तरह पार्क में आज लोग नहीं थे। सिर्फ एक किशोर जोड़ा बोगनवेलिया के झुरमुट के नीचे बैठा प्रेमालाप में मगन था। इसके सिवा पार्क सूना था। लड़की ने इधर उधर देखा। पार्क के दूसरे कोने पर झाड़ी के झुटपुट अंधेरे के बीच लड़की लड़का उसे दिखाई दिए। वे दोनों आलिंगनबद्ध थे, पर दोनों में लड़का कौन और लड़की कौन पहचान में नहीं आ रहे थे। दोनों ने एक जैसे नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी। वो गेट के पास ही पाम के पेड़ के नीचे लोहे की बेंच पे बैठ गई। बेंच गीली थी, पर उसकी आंखें लड़की लड़के पर टिकी थीं। ऊपर पाम के पत्तों में कुछ पानी की बूंदें अटकी थीं, जो हल्की हवा के सरसराने से लड़की के ऊपर गिरती। वो सहर कर खड़ी होती, फिर बैठ जाती। अंधेरा तेजी से गहराने लगा और ठंड भी बढ़ गई थी। मसूरी की पहाड़ियों में बर्फ गिरने से हाड़ कपकपाने वाली हवा भी चल रही थी। लड़की के भीतर भूकंप उठ रहा था। वो सोच रही थी कि क्या करे। जो समस्या उसके साथ जुड़ी थी, उससे पार पाना उसे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा था। क्या करे, कहाँ जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस चुपचाप चली आई थी, ये कहकर कि अब इस घर में कभी लौट कर नहीं आएगी। वो उम्मीद से उनकी ओर देख रही थी, पर जाहिर कर रही थी वो अपनी बात की पक्की है। उसे ताज्जुब हुआ कि किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, जैसे वे बुत हों। उसके इतने बड़े फैसले से उनके बीच तनिक भी हलचल नहीं हुई। मतलब उसके आने जाने, जीने मरने से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, और अगर था भी तो वे जाहिर नहीं कर रहे थे। लड़की ने एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की कि लाठी कानून के जोर पर प्रेम नहीं पनपता। पत्थरों के नीचे संवेदनाएं कुचली जाती हैं, धुएं के बीच कुछ दिखाई नहीं देता। रविवार के दिन अमूमन बाजार बंद रहता है। सिर्फ एक केमिस्ट की दुकान खुली थी। उसने दवा ली और रिस्पना के पास लवली रेस्टोरेंट में बैठ गई। चाट का ऑर्डर दिया तो उसे याद आया कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। हालांकि सास उसे 3 गरम आलू पराठे चाय के साथ दे गई थी, पर उसने प्लेट खिसका दी थी कि सास उसे मना ले। भोजन देना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने समोसे भी मंगवा लिए और खा पी कर सड़क पर चलने लगी। पर कहाँ जाए, उसे समझ नहीं आ रहा था। अब 4 बज चुके थे। अभी भी बारिश की संभावना थी। 2 दिनों से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक वो यूं ही चलती रही। फिर थककर पुलिया पर बैठ गई। पिता को फ़ोन करने का मन हुआ। फिर सोचा पिता परेशान होंगे, वैसे ही उसने अपनी मर्जी से विवाह का जोर देकर उनके नाक में दम कर रखा था। क्या प्रेम विवाह करके ये दिन देखने पड़ते हैं? क्या सोचा था लड़का मेरी मुट्ठी में होगा? वो पिता को बार बार फ़ोन करने को होती, फिर उनका बुझा चेहरा याद आता तो सहम जाती। क्या सोचा था लड़का उसके आगे पीछे घूमेगा, खूब प्यार करेगा, वो उसे सर्कस का बंदर बनाकर रखेगी। पर यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ गया। लड़का उसे बुआ की बेटी चिंकी के विवाह में मिला था। दोनों की मुलाकात हुई। सुधांशु चिंकी का ममेरा देवर था, जो उसके खूबसूरत न होने पर भी बार बार उसे देखे जा रहा था। दोनों की नज़रें मिलती तो लड़का नज़रें चुराने लगता। उसे लगा कि लड़के को पहली नज़र में उससे प्रेम हो गया है। वो आईना देखती, काले मोटे गाल, बड़ी बड़ी आँखें, गदराई भारी देह, जिसे लोग काली मोटी बिल्ली कहकर चिढ़ाते रहे बचपन से। लड़का उसी देह का सम्मान कर रहा है। वो हिमाचल के एक गांव से देहरादून आई थी। सुधांशु से उसकी 2 मुलाकातों के बाद वो चिंकी के ससुराल जाने लगी। सुधांशु उसे वहीं मिलता और मोटरसाइकिल में उसे कभी सहस्रधारा तो कभी माल देवता गुच्छू पानी घुमाने ले जाता। दोनों के घर वालों ने सगाई पर जोर दिया, पर लड़की ने सगाई के दिन ही लड़के का दिल तोड़ दिया था।
उसने लड़के से हीरे की अंगूठी लाने की मांग कर दी थी। लड़के के पास जैसे तैसे सोने की अंगूठी खरीदने का जुगाड़ था, फिर दावत में भी तो पैसा खर्च होना था। हीरा उसके सपने में जरूर था, पर वो हीरे तक नहीं पहुंच सकता था। वो ओला उबेर का ड्राइवर था। ज़रूरत पड़ने पर दोनों कंपनियां उसे बुलाती, पर आमदनी पर्याप्त नहीं थी। वो सिर्फ बीए पास था, नौकरी करते हुए प्राइवेट एमए कर रहा था। उसके सपने बड़े थे, पर देश में भयंकर रोजगारी के चलते उसे ठीक ठाक रोजगार भी नहीं मिला था। उसने सरकारी नौकरी के लिए भी कम प्रयास नहीं किया था, पर उसकी एड़ियाँ घिसटने पर भी चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं हुई, तो उसने ड्राइवरी करना ही ठीक समझा। लड़की भी बीए पास थी। बुआ ने कहा भी कि वो भी कुछ काम करके सेल्स गर्ल्स या छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ा ले अथवा कंपनी में रिसेप्शनिस्ट लग जाए, पर उसको स्व अर्जित कमाई में कोई रुचि नहीं थी। उसे घूमना फिरना, टीवी देखना, गप्पे मारना पसंद था। मेहनत करना उसके स्वभाव में नहीं था। उस पर उसकी सोच थी कि स्त्री की रक्षा के लिए सरकार ने अनगिनत कानून बनाए हैं। वो लड़के पर छोटी मोटी इच्छाओं की पूर्ति न करने पर कानून का दबाव डाल सकती है। उसके दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि कानून स्त्री के साथ है। उसके स्वभाव में अक्खड़पन आने लगा। फिलहाल लड़का दोस्तों से उधार मांगकर ज्वेलरी की दुकान से सबसे कम कीमत की अंगूठी ले आया था। सगाई निर्विघ्न संपन्न हो गई, पर लड़की फिर नाजायज मांग करने लगी थी। ससुराल वाले तंग आ गए तो उन्होंने सगाई तोड़ दी थी। इधर लड़की ने थाने में रिपोर्ट लिखा दी कि लड़के ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए, कि सगाई होने के बाद कई मर्तबा उनके बीच पति पत्नी के संबंध बने। अब लड़का शादी से मुकर रहा है। उधर गांव में उसके पिता की बिरादरी में बदनामी हो रही है। वो कोर्ट में जज के सामने खूब रोई और याचना की कि उसकी शादी सुधांशु से ही हो। जज भी उसके आंसू देखकर पिघल गए और शीघ्र ही दोनों की कोर्ट मैरिज करने का आदेश दे दिया। शादी हो गई, पर सदमा लगने से लड़के की माँ बीमार हो गई। फिर भी लड़की में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो घर में कोई काम नहीं करती थी। रोज़ झगड़े होने लगे थे। घर में पुलिस आती, बारी बारी घर वालों को थाने बुलाती। पुलिस वाले पैसे भी ऐंठते और हथकड़ी लगाने की धमकी भी देते। लड़का और उसके घर वाले एकदम टूट गए। आर्थिक और मानसिक परेशानियों के बीच कोर्ट में विवाह हुआ तो कानून की धमकी घर में हर वक्त गूंजती रही। पर लड़की जाने किस मिट्टी की बनी हुई थी। घर में सबको टूटता देख, उनके चेहरों पर आतंक देख वो चहकने लगती। उसका अभिमान पंख फैलाकर उन्हें दबोचने को हर वक्त उतारू रहता। किसी भी पीड़ा का उसे लेश मात्र एहसास ना होता। वो सोचती दबंगई के बल पर ही वो अपनी मर्जी का सुखद जीवन जी सकती है। पर टूटे दिल का लड़का पत्थर हो चुका था। उसकी संवेदनाएं सुन्न पड़ने लगी थीं। घर में कलह का एक छत्र राज्य था। सास बीमारी में भी बहू की सेवा करने को अभिशप्त, चिड़चिड़ी, कटुभाषणी हो गई। पुलिस अब 2-3 दिन में एक चक्कर लगाती कि सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। लड़की उनके सामने टसुए बहाती कि उसे पत्नी बहू का सम्मान नहीं मिल रहा। पुलिस पति को डंडा दिखाती तो लड़की का सीना चौड़ा होता। रात को वो भूखी बाघिन उस भीतर से किरिच किरिच टूटे हुए लड़के पर लिपटती, उसे अपनी ओर खींचती। वो फर्श पर जड़ पड़ा रहता। अगले दिन खूब शराब पीता और जीवन का अंत करने की सोचता। कई दिनों से पति की बेरुखी से वो खींचकर उसे अपनी राह पर लाने के तरह तरह के उपाय खोजती, पर लड़का ऊसर में उगे ठूंठ पेड़ की तरह खड़ा था, जिस पर कभी कोई कोपल उगने के आसार नहीं रहे। वो खूब पीता और लड़खड़ाते हुए बरामदे में बिछे खटोले पर गिर पड़ता। माँ टूटती देह से रोटी लाती, वो बमुश्किल एक रोटी खाता और माँ को कातर नज़रों से देख कर लुढ़क जाता। लड़की उसे भीतर के कमरे में ले जाने की कोशिश करते करते थक जाती, पर वो अपनी जगह से टसमस नहीं हुआ। आज लड़की ने सोचा उसके इस फैसले से उस पर असर जरूर होगा। आखिर ये कोई छोटा मोटा फैसला तो था नहीं, कभी घर न लौटने का बड़ा फैसला था। वो उनकी आवाज़ सुनने को छटपटा रही थी। उसने ज़ोर से कहा कि उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा है, कोई उसे डॉक्टर को दिखा सकता है। पर वे सब पति, सास, ससुर, देवर बुत बने रहे। उसने कहा कि उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। अब वो पति के पास जाकर चिल्लाई, बहरे हो क्या? मुझे पैसे चाहिए, खुद ही दवा ले आती हूँ। पति ने टीवी का वॉल्यूम और तेज कर दिया। उसे इतना गुस्सा आया कि सामने रखा पेपरवेट टीवी पर मार कर चकनाचूर कर दे।
पर वो कुछ ना कर सकी और हताश होकर बोली, मैं जा रही हूँ, अब नहीं लौटूंगी। पति के कान पत्थर हो गए। वो फिर रसोई में गई। सास खाना बना रही थी। एक हाथ से कमर पकड़ रखा था, दूसरे से कुकर में दाल डाल रही थी। उसने रसोई का दरवाज़ा बजाया, मैं जा रही हूँ, अब नहीं लौटूंगी। सास ने सुना नहीं, खटर पटर में लगी रही। वो ससुर के पास गई। ससुर टेलर मास्टर थे, कपड़ा सिल रहे थे। उसने जोर से कहा, मैं जा रही हूँ, लौटूंगी नहीं अब। उनके पांव चलते चलते रुक गए। एक उड़ती नज़र दरवाजे पर डाली, फिर खटखट मशीन चलने लगी। लड़की भीतर से फड़फड़ा उठी। किसी को भी उसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतिम उम्मीद लेकर वो देवर के कमरे में गई। वो प्राइवेट स्कूल में गेम्स टीचर था। आज छुट्टी थी। उसे सामान की सूची बनानी थी, कमल मार्केट जाना, वही एक आज खुला भी रहता था। वो खाने का इंतज़ार कर रहा था। लड़की उसके कमरे की देहरी पर जाकर चिल्लाई, तुम बच्चों के बीच रहते हो, एक तुम ही इस घर में मनुष्य हो, बाकी सब राक्षस हैं। तुम मेरा दुख समझ सकते हो। देवर जोड़ घटाव करने में व्यस्त था। उसने नज़र उठाकर देखा, दरवाजे को काले साये ने निकल रखा है। क्षण भर को उसकी रूह कांपी, फिर वो व्यस्त हो गया। लड़की को लगा देवर ने उसकी तरफ खुली आंखों से देखा है तो उसकी बात जरूर सुनेगा। उसने आवाज़ में जबरन मिठास खोलते हुए कहा, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब नहीं लौटूंगी। इस बार उसकी आवाज़ में बारिश की गंध थी। वो दरवाज़ा पकड़कर कुछ देर खड़ी रही, फिर हताश होकर अपने कमरे में गई। पर्स खोला, पर्याप्त रुपए थे। इतने में बहुत सारी दवा आ सकती थी, पर उसे सिर्फ सिरदर्द था और अपने सुरसा मुंह की तरह फैलते अहंकार का बुखार। दिन भर सड़क पर फिरती लड़की शाम के झुटपुट में पार्क में जाकर थोड़ी देर बैठी तो हल्की हल्की बूंदें टप टप गिरने लगी। किशोर प्रेमिल जोड़ा भी अपने अपने बसेने में जाने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े अपनी चमकती यामा के पास जाने लगा था। रात के 10 बज गए तो दुकानों के शटर भी खट खट बंद हो रहे थे। अमावस की रात। अब लड़की को डर लगने लगा। उसे लगा था कि घर वाले उसे फ़ोन करते करते थक जाएंगे, पर वो फ़ोन नहीं उठाएगी। लड़की पार्क से बाहर निकलने लगी तो चौकीदार ने देख लिया। वो लपक कर आया और ज़मीन में डंडा बजाया, ए लड़की, कहाँ से आ रही है इतनी रात को? उसने चौकीदार को देखा। अक्खड़ बदतमीज़ आदमी। इसे शायद कानून नहीं पता कि लड़की के साथ बदतमीज़ी करने की क्या सज़ा हो सकती है। कौन सी धारा लगेगी, वो सोचने लगी। बता दूँ इसे? चौकीदार और नज़दीक आया। मुंह में जबान नहीं है, घर से भागी है क्या? वो जाने कैसे चुपचाप सुनती रही और सिर झुकाकर आगे बढ़ने लगी। चौकीदार चिल्लाया, घर जा सीधे, वरना पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। उसने फिर गेट पर डंडा मारा और गेट बंद कर ताला मारकर उसके पीछे लपका। ए लड़की, कोई मुसीबत हो तो बता, घर कहाँ है तेरा, छोड़ दूंगा। वो कोने में खड़ी साइकिल ले आया। चल बैठ। नहीं, मेरे पति ने कहा था इंतज़ार करना, मैं आऊँगा। वे किसी काम से बाजार गए हैं, आने वाले होंगे। उसने पीछा छुड़ाने की गरज से कह तो दिया, पर अब जाए कहाँ? आंखों के आगे तारे नाचने लगे। कहाँ जाए, कहाँ? बड़बड़ाते हुए वो घर की ओर जाती सड़क पर लड़खड़ाते कदमों से चलने लगी। बुआ के घर? नहीं, बुआ तो उससे पहले ही नाराज़ थी कि उसने उसकी बेटी का घर भी बर्बाद करना चाहा। वो कई बार चिंकी के ससुराल जा चुकी थी। अनायास उसके पांव उसी सड़क पर मुड़ने लगे जहाँ से आई थी। बारिश की बूंदें अब रिमझिम में तब्दील होने लगीं तो लड़की को रोना आ गया। आज उसके साथ कुछ अनहोनी जरूर होगी। पर्स सिर पर रखकर वो तेज चलने लगी। हवा से उसका कुर्ती प्लाजो गुब्बारे सा फूल कर उड़ने को होने लगा। ठंडी हवा प्लाजो के भीतर घुसकर टांगों में बर्फ जमा रही थी। वो जितनी तेजी से चलने की कोशिश करती, उतना ही पीछे सरकती। उसने मुड़कर देखा, उसका दुपट्टा चुपचाप पैदल आते एक युवक के हाथ में है। उसने दुपट्टा खींचा और रौबदार आवाज़ में कहा, ए, क्या बदतमीज़ी है? कौन हो तुम? पुलिस आती होगी, भागो यहाँ से। तभी 2 युवक और पीछे से मोटरसाइकिल में आए। अच्छा, तो धमकी भी देती है? उन दोनों ने उसका दुपट्टा हवा में उड़ाया। सितारों वाला दुपट्टा अंधेरी रात में चमकने लगा। एक लड़के ने दौड़कर दुपट्टा खींच लिया। 2 लड़के उसे पकड़ने लगे। वो भागने लगी, पर वे हवा के मानिंद आगे से जाकर उसको कमर से पकड़ लिए। अंधेरी रात, वर्षा की झड़ी, 3 गुंडों के बीच फंसी लड़की अब अपने विनाश के लिए तैयार हो जैसे। मुझे छोड़ दो, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। वो बस गुस्से में घर छोड़कर आ गई थी।
वो हिम्मत जुटाकर इस तरह बोलने लगी जैसे वैसी लड़की न समझकर ये तीनों उसको छोड़ ही देंगे। पर वे तीनों उसे नोचने लगे। चुपचाप हमारे साथ चल, वरना यहीं पर। एक ने उसकी छाती पर नोच लिया। लड़की का संतुलन गड़बड़ाने लगा। उसे लगा कि उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर उसे सड़क में फेंक दिया जाएगा। कल अखबार में उसकी कुचली देह की फ़ोटो छपेगी। उसे अपनी करनी पर बेहद पश्चाताप होने लगा। वो कातर प्रार्थना करने लगी। लड़के उसे खींचने नोचते ले जा रहे। वो छुड़ाने की कोशिश करती, वे उसे और नोचते, थप्पड़ भी मारते। उसके कपड़े फटने लगे। एक ने स्वेटर खींचकर हवा में फेंक दिया, एक ने कुर्ती पकड़ी और चर्र से फाड़ दी। वो चिल्लाई तो एक ने उसका मुंह बंद कर दिया। वो होश खोने वाली थी कि दूर कोई रोशनी चमकी। पलक झपकते ही लड़के मोटरसाइकिल में भाग गए। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे थाम लिया। अभी आप सुन रहे थे कुसुम भट्ट जी की लिखी हुई कहानी पार्क में लड़की। पुलिस के कानूनों का दुरुपयोग करने वाली एक अधकचरी मानसिकता वाली लड़की की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।